सबसे महत्वपूर्ण यह है सफलता के लिए, विजय पताका फहराने के लिए, कि आपको रुकना नहीं है। नियमित रूप से धीरे धीरे सही लेकिन चलते रहना है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। देखिए, हमने धीरे धीरे अपनी क्लासेज प्रारंभ की थी और आज कक्षा 12वीं तक पहुंच गए हैं। कक्षा 12वीं के अंदर कक्षा 12वीं की यह आखिरी पुस्तक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अंतरा भाग 2। कक्षा 12 की कौन सी पुस्तक? अंतरा भाग 2 है जो पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वितान, अंतराल, आरोह है, ये तमाम पुस्तकें हैं जो हमने देख ली है। कक्षा 9, 10, 11 करते करते आज हम 12वीं कक्षा तक है जो पहुंच गए हैं साहब। ठीक है, 12वीं कक्षा के अंदर आज जो हम पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं, अंतरा भाग 2, इसका पुस्तक परिचय दे देता हूं मैं आपको पहले, क्योंकि वीडियो हम प्रारंभ करेंगे, पहली कक्षा पहला पाठ प्रारंभ करेंगे। उससे पहले आप ब्रीफ के अंदर इस पुस्तक में क्या क्या दिया गया है वो पुस्तक परिचय आज की इस वीडियो में देखेंगे। उससे क्या होगा, आपका आज ही है जो पूरा का पूरा खोपड़े के अंदर एक वातावरण बन जाएगा कि इस पुस्तक के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, ये पाठ है, इस पाठ में इसकी विधा ये है। तो धीरे धीरे जब पाठों की तरफ आओगे आप, तो आपके खोपड़े के अंदर, जो मस्तिष्क के अंदर जो पर्यावरण बना हुआ है अंतरा भाग 2 को लेकर, उससे जो चीज़ें और अच्छी होती जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, आप शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 5380 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। ठीक है, देखिए साहब, और ये सभी चीज़ें पिछले सभी पाठ आपको प्लेलिस्ट में जो मिल जाएंगे। देखिए, पुस्तक परिचय की हम बात करते हैं कि इस पुस्तक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं बताता चलूँगा। देखिए, पहली बात यहाँ पर आती है, ये जो पुस्तक तैयार की गई है ये 2 खंडों में विभक्त है, जैसे कि सभी किताबों में लगभग होता है। जो कविता खंड है, काव्य खंड है, उसमें 11 कवियों की रचनाओं को है जो शामिल किया गया है। ये औरों में 17, 18, 19 तक होती है, लेकिन इसमें 22, 23 तक पाठ होंगे। तो 11 कवियों की रचनाओं का, या यूं कहें काव्य खंड में क्या है, 11 कवियों की रचनाएं हैं जो शामिल है। और यह पंक्ति ध्यान में रखिएगा, कविता की समझ का होना साहित्य की समझ का परिणाम है। तो कविता की समझ का होना परिणाम है किसका? साहित्य की समझ का परिणाम है। तो बहुत अच्छी पंक्ति है। कहीं आप स्पीच वगैरह दो जॉब लगने के बाद में, तो भी आप इस कथन को जो प्रयोग में ले सकते हो अपने वक्तव्य प्रभावशाली बनाने के लिए, कि कविता का समझ का होना साहित्य की समझ का प्रमाण है। देखिए आगे यहां से देखते हैं, इस पुस्तक में पहले आधुनिक हिंदी कवियों की कविताएं दी गई है। पहले क्या, आधुनिक हिंदी के जो कवि हैं उनकी कविताएं दी गई है, और बाद में दी गई है मध्यकालीन कवियों की। किसके अंदर? अंतरा भाग 2 के अंदर। ठीक है, इस खंड में सबसे पहले प्रसाद और निराला को रखा गया है। जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला को रखा गया है और उनकी उन कविताओं को चुना गया है जो अपने कथ्य, निराला और प्रसाद की जो कविताएं जो अपने कथ्य में गहन गंभीर होने के बावजूद अपनी अभिव्यंजना में सहज और क्या है, संप्रेषणीय है, बातचीत वाली है। ठीक है, इसके बाद में रचनाएं मिलती है इसमें अज्ञ की और केदारनाथ सिंह की 2 कविताएं हैं। तो अज्ञ और केदारनाथ सिंह की अपने इसके अंदर है, अंतरा भाग 2 के अंदर कितनी कविताएं? 2 कविताएं हैं। ठीक है, वो पुस्तक में शामिल की गई है, जो अपनी शैली और शिल्प में है। तो शैली और शिल्प के तरीके से तो सहज है ही, लेकिन उनका जो कथ्य है वो गंभीर है, उसमें जो कथानक है दार्शनिक और चिंतन प्रधान है। दार्शनिकता देखने को मिलती है, चिंतन प्रधान कविताएं। विष्णु खरे और रघुवीर सहाय की 2 कविताएं इस पुस्तक में है आगे, और ये दोनों ही कवि सामाजिक विद्रूप को व्यंग्यात्मक शैली में अभिव्यक्ति देने वाले हैं। तो पूछ लिया जाए, ये सवाल बन गया यहाँ से कि सामाजिक विद्रूप को व्यंग्यात्मक शैली में अभिव्यक्ति देने वाले कवि हैं विष्णु खरे, रघुवीर सहाय, अ व ब दोनों, या कोई नहीं? तो वहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अ व ब दोनों। देखिए, पुस्तक परिचय से इस तरीके से सवाल बन जाते हैं, और पुस्तक परिचय से कई बार सवाल नहीं भी बनते। तो पुस्तक परिचय को आपको अपने मस्तिष्क में एक वातावरण बनाने के लिए कि इस पुस्तक में ये चीज़ें वो बहुत जरूरी है। ठीक है, उनकी ये कविताएं आधुनिक समाज के दोमुहेपन, दोगलेपन और विद्रूप को जो प्रकट करती है। इनकी विष्णु खरे और रघुवीर सहाय की कविताएं। यदि क्रम की दृष्टि से देखा जाए तो प्रसाद से लेकर रघुवीर सहाय तक जो कविता क्रम इस खंड का है, उससे यह स्पष्ट होता है कि भाव, शिल्प और कथ्य की दृष्टि से सभी कविताएं अपनी अपनी जगह पर क्या है, अनूठी है। ठीक है,
साथ ही हिंदी कविता की विकास यात्रा में काव्य वस्तु हो गया, काव्य शिल्प हो गया, इसमें जो परिवर्तन आए हैं वे किस तरह के हैं, इस बात का भी हमें पता चलता है। किस तरीके से कहाँ पर नई कविता है, कहाँ पर प्रगतिवादी है, कहाँ पर छायावादी, तो ये क्रम भी हमें देखने को पता है जो चलता रहता है। इसके बाद आगे बात आती है मध्यकालीन साहित्य की। तो मध्यकालीन साहित्य यानी कि भक्तिकाल और रीतिकाल। मध्यकालीन साहित्य से यहाँ पर 5 कवि है जो चुने गए हैं, ठीक है, जिनमें तुलसी, जायसी, विद्यापति, केशवदास और घनानंद। तो मध्यकालीन साहित्य से संबंधित कवि हैं 3 तो ये दे दिए, किसी एक और दे दिया मान लो आधुनिक काल का या प्रारंभ का, तो आपको यहाँ से भी सवाल बन सकता है। देखिए मध्यकालीन साहित्य से 5 कवि चुने गए, तो मध्यकालीन साहित्य संबंधित कौन से? तुलसीदास, जायसी, विद्यापति, केशवदास और घनानंद, जो कि प्रमुख हैं। इन कवियों के पाठ चयन में क्रम और पठनीयता को क्या है, महत्व दिया गया है। सबसे पहले तुलसी आते हैं, जिनके रामचरितमानस और गीतावली से वे छंद चुनकर रखे गए हैं जिनमें भावों की मार्मिक स्थितियां और सीधी अभिव्यंजना है। तो अंतरा भाग 2 के अंदर तुलसी के रामचरितमानस और गीतावली के छंद देखने को मिलेंगे। रामचरितमानस का भरत राम संवाद ऐसे ही भावोद्वेलन का अंश है, जो राम भरत संवाद देखने को मिलेगा यहाँ पर, जहाँ भाषा की तद्भवता रुकावट नहीं डालती है। तद्भव शब्दों में यहाँ पर रचा गया तो रुकावट नहीं डालती है। भावों का प्रवाह पाठक के अंतर्मन को है जो छू लेता है। गीतावली के अंश भी इसी तरह के हैं। किसके? गीतावली, रामचरितमानस के और गीतावली के देखेंगे। जायसी के 12 मासा से 4 छंद चुने गए। तो जायसी का जो 12 मासा उससे 4 छंद लिए गए इस किताब में। पारंपरिक कविता में ऋतु परिवर्तन और विप्रलंब श्रृंगार का अन्योन्याश्रित संबंध यहाँ पर रहा है। जो चारों छंद है वो उत्प्रेरणा और भाव प्रवणता से ओतप्रोत है, ठीक है। और ऐसी ही बात हमको विद्यापति और जो घनानंद के छंद है उनके बारे में हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं। उनमें भी प्रेम की पीड़ा बिना किसी लाग लपेट के व्यक्त है, बिल्कुल है जैसी पीड़ा को अभिव्यक्ति है जो दी गई है। अतः इनके भाव ग्रहण में कोई कठिनाई है जो नहीं आती है, चाहे रामचरितमानस का हो, कवितावली का हो, जायसी वाला हो, विद्यापति वाला हो, चाहे घनानंद वाला हो। केशवदास के छंद उनकी अपनी शैली के उदाहरण हैं और तीनों छंद अलग अलग रंग और आस्वाद के, यानी कि केशवदास वाला जो है उसके 3 छंद मिलेंगे अपन को। मध्यकालीन कविताओं के चयन से अवधि और ब्रज, इन 2 प्रमुख मध्यकालीन काव्य भाषाओं की अभिव्यंजना शक्ति का जो पता चलता है। यानी कि जो मध्यकालीन साहित्य की जिन कवियों की रचनाएं देखेंगे उनमें आपको अवधि मिलेगी देखने को या फिर ब्रज मिलेगी देखने को, ठीक है। चुने गए पाठ भी उन्हीं संदर्भों को ध्यान में रखकर दिए गए हैं जिनसे कोई भी भारतीय प्राय पूर्व परिचित होता है। कविता का क्रम सरल से कठिन की ओर है, क्योंकि आधुनिक कविता भाषा की दृष्टि से विद्यार्थी के लिए ज़्यादा उपयुक्त समझी जाती है और पाठ्य पुस्तक के पाठों का चयन 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की उम्र उस हिसाब से देखने को मिलता है। चलिए इसको छोड़िए, यहाँ पर अब साहित्य विधाओं के आधार पर हम बात करें तो पाठ पुस्तक का चयन किया गया पाठों का। पुस्तक में कहानी है तो लघु कहानी भी है, आलोचनात्मक निबंध भी, गद्य की ओर चले तो विचार प्रधान निबंध भी देखने को मिलेंगे, यात्रा वृत्तांत भी देखने को मिलेंगे, संस्मरण भी देखने को मिलेंगे और संस्मरण के साथ साथ आत्मकथा भी देखने को मिलेगी। तो रचनाओं की विधा है जो पूछी जाती है। उसी प्रकार आगे की रचनाओं में हम देखें तो ठीक उसी तरह से कविताएं आधुनिक है तो प्राचीन भी है, प्रगतिवादी भी है, प्रयोगवादी भी है, छायावादी भी है, तो समकालीन भी है। कविता चयन में गहयता का भी ध्यान रखा गया, विविधता और आस्वाद तो है ही है। यानी कि जैसा कि मैंने पूर्व में कहा आपको, हर एक वाद का, हर एक समय काल का जो साहित्य के अंदर रहा है उसका आपको पता चलता रहेगा एक एक रचनाकारों के साथ में, और उनको रचनाओं की जब व्याख्या करेंगे, परिचय देखेंगे तो उनमें भी आपको मैं बताता रहूँगा। और ये इस किताब में जितने भी पाठ हैं ऑलमोस्ट जो रचनाकार हैं हिंदी साहित्य इतिहास की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये कोशिश की गई है कि विद्यार्थी हिंदी भाषा, तो गद्य खंड में आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, इन पंक्तियों को तो छोड़ दीजिए, आगे हम देखेंगे यहाँ पर तो गद्य खंड में हिंदी की विभिन्न गद्य विधाओं, निबंध देखने को मिलेंगे, कहानी मिलेगी, आलोचनात्मक निबंध है। प्रमुख गद्य विधाओं के अंतर्गत आत्मकथा और संस्मरण भी देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से प्रारंभ होता है अपना प्रश्न वगैरह बनना। रामचंद्र शुक्ल का निबंध प्रेम घन की छाया स्मृति, प्रेम घन की स्मृति में लिखा गया है। पहला सवाल यही बन जाता है गद्य का। तो रामचंद्र, पहली बात तो विधा पूछ लेंगे इसकी कि प्रेम घन की छाया स्मृति की विधा है, तो ये क्या है, एक निबंध है, किसका, रामचंद्र शुक्ल का। दूसरा सवाल यहां पर यह बन गया, रामचंद्र शुक्ल का निबंध प्रेम घन की छाया स्मृति किसकी स्मृति में लिखा गया, प्रेम घन की स्मृति में।
जो अत्यंत मनोरम शैली में है। इस रचना में शुक्ल जी अपने जीवन के बाल्यकाल को पाठक के साथ है जो बांटते से लगते हैं। उनकी भाषा में न तो कोई उलझाव है न जटिलता, बीच बीच में हास्य और व्यंग की छौंक इस पाठ को बार बार पढ़ने को प्रेरित करती है। उसी तरह गुलेरी जी के सुमिरनी के मन के 3 छोटे छोटे अंश भी अत्यंत पठनीय। तो सुमिरनी के मन के किसके हैं? गुलेरी जी के, ठीक है। जबकि इनके भीतर 3 गहरी सामाजिक चिंताएं भी देखी गई। सुमिरन के मन में क्या, सुमिरनी के मन के जो अंश है उसमें क्या देखने को मिलता है? सामाजिक चिंताएं देखने को मिलेगी। ब्रजमोहन व्यास का कच्चा चिट्ठा एक स्वप्नदर्शी व्यक्ति का कच्चा चिट्ठा है जिसने अपने विजन से एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था का जो निर्माण किया है। तो कच्चा चिट्ठा कृति किसकी, रचना किसकी? ब्रजमोहन व्यास की। एक आदमी अपने व्यक्तित्व तथा कार्य कुशलता से किस तरह किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति करता है, ये पाठ उसी का कच्चा चिट्ठा है साहब। आगे हम बात करें रेणु की एक कहानी, कौन सी? समदिया। तो देख ली, समदिया की विधा पूछ ली जाए तो क्या हो जाएगी? कहानी हो जाएगी। पहले भी एक बार पूछी गई और समदिया कहानी किसकी है? तो रेणु साहब की है, फणेश्वरनाथ रेणु साहब की। इस पाठ्य पुस्तक में है, ठीक है, जिसका कथा धारा का प्रारंभ क्या प्रेमचंद के यहाँ से होता है, उसका विकास रेणु के यहाँ मिलता है। रेणु आंचलिकता के द्वारा जाने जाते हैं। तो आंचलिक कवि रेणु। इनका एक उपन्यास भी है, रेणु का आंचलिक उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है, वो आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा है। तो समदिया जो कहानी है, इसके माध्यम से रेणु ने ग्रामीण समाज की आंचलिकता, लोक संस्कृति तथा लोक जीवन की पीड़ा को जो अभिव्यक्ति दी है, ये विशेषता ध्यान में रखिएगा समदिया कहानी के संदर्भ में। 21वीं सदी की चकाचौंध तथा भोग और उपभोग की संस्कृति के बीच गांव अभी भी संस्कृतियों का रक्षक है। मानवीय रिश्तों की जो झलक गांव में मिलती है, शहर उससे क्या है, कोसों दूर है। परंपराएं, संस्कृति, मेल मिलाप, ये सब शहरों में बहुत कम देखने को मिलता है। गांधी, नेहरू और यासेर अराफात, ये भीष्म सहानी की आत्मकथा आज के अतीत का है जो अंश है। ध्यान में रखना ये सवाल भी कि गांधी, नेहरू और यासेर अराफात, भीष्म सहानी की आत्मकथा कौन सी? आज के अतीत का है जो अंश है साहब, जिसमें भीष्म सहानी ने गांधी और नेहरू के साथ जो निजी क्षण बिताए थे, पल बिताए थे, उनका मार्मिक उल्लेख देखने को मिलता है। वहीं यासेर अराफात के साथ बिताए निजी क्षणों को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री जैसे मूल्यों में रूपांतरित किया गया है। यूं तो ऐसे जो पल होते हैं बहुत लोगों के जीवन में आते हैं, किंतु कम लोग हैं जो उसे लिपिबद्ध है जो कर पाते हैं और देश के सामने है जो रख पाते हैं साहब। आगे बात करते हैं। तो पुस्तक में समकालीन कहानीकार असगर वजाहत, तो देखिए पहला सवाल यहीं से बन गया, असगर वजाहत है, समकालीन कहानीकार हैं असगर वजाहत, ध्यान में रखिएगा। तो इनकी 4 लघु कथाएं दी गई है। तो समकालीन कथाकार असगर वजाहत के अंतराभाग 2 में कितनी लघु कथाएं दी गई है? तो ध्यान में रखना, बहुत अच्छा सवाल बन जाएगा। 4 लघु कथाएं दी गई, इसीलिए पुस्तक परिचय जो पढ़ना समझना बहुत आवश्यक है पाठों के अतिरिक्त भी, जिसमें लेखक ने व्यवस्था की, शासन तंत्र, शोषण की और मजदूर किसानों की समस्याएं हैं जो इन चारों लघु कथाओं के माध्यम से उन पर करारी है जो चोट की है। उन्होंने ये दिखाया है क्या कि किस तरह आप करें, किस तरह शोषण तंत्र जो है मजदूरों और किसानों के संघर्ष को कुचलने पर क्या है, आमादा है। और आप तमाम साथियों से मैं ये गुजारिश भी करूंगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि यहाँ पर ग्रेड 1 और 2 का निःशुल्क रूप से पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। और विशुद्ध रूप से आप अगर 3rd ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं तो 3rd ग्रेड का भी ऑलमोस्ट पाठ्यक्रम निःशुल्क रूप से प्लेलिस्ट में जो डाला गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को आप जोड़ें। इसके बाद हम बात करेंगे तो निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत, जहाँ कोई वापसी नहीं। 2 प्रश्न बन जाएंगे। पहला प्रश्न, यात्रा वृत्तांत किसका है, माफ कीजिए, जहां कोई वापसी नहीं, ये यात्रा वृत्तांत किसका है? निर्मल वर्मा का है। या ये पूछ ले, जहां कोई वापसी नहीं की विधा है, तो ये यात्रा वृत्तांत है निर्मल वर्मा साहब का यात्रा वृत्तांत। तो पाठ में औद्योगिकरण और विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश संबंधी जो चिंता है वो प्रकट की गई है। साथ ही आदिवासियों का जो विस्थापन हो रहा है, वो समस्या जो है उसको है जो दिखाया गया है। लेखक की चिंता है कि औद्योगिकरण मतलब विकास के नाम पर क्या हो रहा है, ये जो नया मॉडल आया विकास वाला, अपने देश की जरूरत के अनुसार ही होना चाहिए। ये नहीं कि अनसंट है जो विकास के नाम पर जो पेड़ है जो पेल दिए जाए, पर्यावरण को है जो दूषित कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो उससे ज़्यादा भविष्य के अंदर हानि है जो अपनी कोई पहुंचने वाली है। औद्योगिकरण के लिए पर्यावरण का विनाश नहीं किया जाना चाहिए और न ही पुनर्वास के लिए विस्थापन है जो किया जाना चाहिए साहब। 2 पेड़ जहाँ पर अगर कहीं काट रहे हैं तो कोशिश करें कि जगह देखकर 4 पेड़ है जो लगाए जाए और उनकी सुरक्षा की जाए। लेखक की ये चिंता पूरे देश एवं समाज की चिंता देखने को मिलती है। इस अगली जो कृति है रचना यथास्मय रोचते विश्वम में रामविलास शर्मा ने लेखक की सामाजिक प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। किसमें? यथास्मय रोचते विश्वम में रामविलास शर्मा ने। उनका मानना क्या है शर्मा साहब का कि सामाजिक जो प्रतिबद्धता है
सामाजिक प्रतिबद्धता ही साहित्य की कसौटी। तो ध्यान में रखना, सामाजिक प्रतिबद्धता ही साहित्य की कसौटी है, किसने कहा? रामविलास शर्मा का कथन है। रामविलास शर्मा है जो ये मानते हैं। इसके बिना न सामाजिक परिवर्तन संभव है और न ही भावी है जो विकास संभव है। साहित्य इन दोनों दिशाओं में कारगर हो सकता है, बशर्ते साहित्यकार इसका है जो ध्यान रखे साहब। ममता कालिया की कहानी दूसरा देवदास। ध्यान में रखना, पहली बात, दूसरा देवदास की विधा पूछ ली जाए तो कहानी दूसरा देवदास क्या है? कहानी विधा की है। दूसरा देवदास किसकी कहानी है? ममता कालिया की। इसके अंदर क्या है? ये पहले भी पूछी गई एक बार परीक्षा में। प्रेम के महत्व है और उसकी गरिमा को ऊंचाई प्रदान करती है। कहानी से ये सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी नियत व्यक्ति, स्थान और समय की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वह स्वतः घटित हो जाता है। 21वीं सदी में भोग और उपभोग की संस्कृति ने प्रेम का स्वरूप अधिकतर उच्छृंखल कर दिया है। वैसे ही स्थिति में प्रेम की उच्छृंखलता से अलग ये कहानी प्रेम के सच्चे स्वरूप को है जो रेखांकित करती है। कौन सी? दूसरा देवदास, ममता कालिया की जो कहानी। आगे हम बात करेंगे पुस्तक में जो अंतिम पाठ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कुटस दिया गया है। तो देखिए, पहला सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है। आप बोलोगे कि पुस्तक परिचय से कैसे सवाल बन सकता है? यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि कक्षा 12 के अंतरा भाग 2 के अंदर अंतिम पाठ दिया गया है, कौन सा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का जो निबंध है कुटज। हजारी प्रसाद साहब के जो पिछली आरोह पुस्तक में हमने शायद 17वां पाठ पढ़ा था, अंबेडकर जी से पहले वाला, उसके अंदर मैंने कुटज वगैरह जो निबंध वगैरह है, जो ललित निबंध था उसके अंदर उन सभी की चर्चा की थी। वहाँ पर भी आपने इनका परिचय अच्छे से देख लिया होगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का निबंध कौन सा? कुटस दिया गया है, जो कि इस पुस्तक का अंतिम पाठ है, ये भी ध्यान में रखना, जिसमें लेखक ने स्वावलंबन, आत्मविश्वास जैसे मूल्यों को कुटज के माध्यम से स्थापित किया है, जिससे दुख, निराशा, अवसाद, अहंकार, भय और आतंक पर जो विजय पाई जा सकती है। और बात करें तो पाठ्य पुस्तक में पाठों के अतिरिक्त लेखक, कवि परिचय, प्रश्न अभ्यास, योग्यता विस्तार, ये सारी की सारी चीज़ें दी गई है। तो ये था अपना पुस्तक परिचय। अब पाठ कौन कौन से, एक बार यहाँ से मैं फटाफट इंडेक्स दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये विषय सूची और ये कविता खंड में बात करें तो जयशंकर प्रसाद, पहला अध्याय है जयशंकर प्रसाद के। एक तो देवसेना का गीत है और एक कार्नेलिया का गीत है। देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत किसके? जयशंकर प्रसाद के। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति, ये दो है। इसको हिंदी साहित्य का कौन सा गीत कहा जाता है वो कमेंट करके आप बताइएगा। सरोज स्मृति को सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, ये दीप, अकेला और मैंने देखा एक बूंद, ये दिए गए हैं। और तार सप्तक से संबंधित अज्ञे क्या भूमिका निभाते हैं, अज्ञे की क्या रोल है तार सप्तकों के अंदर, वो आप कमेंट करके बताइएगा। केदारनाथ सिंह, बनारस और दिशा, ये इनके हैं। विष्णु खरे साहब के एक कम और सत्य रचनाएं हैं। रघुवीर सहाय की वसंत आया और तोड़ो, वसंत आया और तोड़ो ये कई बार पूछी गई रघुवीर सहाय की। विष्णु खरे साहब की एक कम और सत्य। केदारनाथ सिंह की बनारस और दिशा। तो केदारनाथ बनारस की दिशा में, केदारनाथ बनारस की दिशा में, इस तरीके से आप जोड़ तोड़ करके याद रख सकते हैं, बिल्कुल सहज तरीके से, ज़्यादा ट्रिकों में उलझे ना, बिल्कुल सहज तरीके से। प्राचीन के अंदर हम बात करें तुलसीदास साहब का भरतराम का प्रेम देखेंगे, संवाद और पद देखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी का 12 मासा देखेंगे, उसके जो कुछ काव्यांश वगैरह वो देखेंगे। विद्यापति के पद देखेंगे। केशवदास के रामचंद्र चंद्रिका से देखेंगे। घनानंद की कविता और सवैया देखेंगे। वहीं गद्य खंड में आ जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल प्रेम घन की छाया, प्रेम घन की स्मृति में। पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी सुमिरन के मन के, ये देखेंगे। और पुरानी हिंदी क्या कुछ है वो आपको पता ही होगा। सुमिरनी के मन के, उसके विषय में गुलेरी साहब ने किसने क्या कहा। ब्रजमोहन व्यास का कच्चा चिट्ठा देखेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी संवदिया देखेंगे। भीष्म साहनी साहब के गांधी, नेहरू और यासिर अराफात के संबंध में जो निजी क्षण हैं, बिताए गए पल, वो देखेंगे। असगर वजाहत, शेर, पहचान, चार हाथ और साझा, ये लघु कथाएं देखेंगे 4। तो ध्यान में रखिएगा चारों असगर वजाहत साहब के, शेर, पहचान, चार हाथ और साझा। निर्मल वर्मा, जहाँ कोई वापसी नहीं, यात्रा वृत्तांत। रामविलास शर्मा, यथास में रोजते विश्वम देखेंगे। ममता कालिया, दूसरा देवदास देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का ये निबंध कुटच अंतिम अध्याय हो जाएगा साहब। तो ये पाठ है और ये पुस्तक परिचय था। वीडियो को लाइक कर दीजिए अब आप, क्यों लाइक करने से मुझे थोड़ा सा हौसला मिलेगा, उत्साह मिलेगा कि हाँ, हमारे द्वारा जो ये निःशुल्क रूप से प्रयास किया जा रहा है तो वो आपको पसंद आ रहा है। सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें और उन्हें बताया करें। इस चैनल पर ग्रेड 1, 2 और रीट की निःशुल्क रूप से तैयारी करवाई जाती है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं अगर आप महंगा कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं तो।
और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोने में जो लाल कलर वाला बटन है उस पर क्लिक करें, फिर घंटी वाला निशान आएगा उस पर क्लिक करें, फिर ऑल लिखा हुआ आएगा तो उस ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 5380 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह है जो डालता रहता हूँ। पढ़ाई को लेकर आप बहुत डिमोटिव रहते हैं, किस प्रकार हम तैयारी करें, किस टाइम टेबल से लेके से खुद को मोटिवेट रखें, तो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। दूसरे यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? आदि की आवाज़। ये तो टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी वाला तो, और आदि की आवाज़ नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाइए। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डाले गए पढ़ाई से संबंधित केवल, और बिल्कुल जेन्युइन तरीके जिनको अपनाकर आप पढ़ाई के अंदर बेहतर कर सकते हो, तो वो वीडियोज़ भी देखिए। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।